गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, साउंड वगैरह ठीक है भाई? साउंड, प्लीज चेक द साउंड। तो वेरीफाई करो जल्दी से आप। शुरुआत करते हैं हम लोग सब्जेक्ट को। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट आप बोलते हैं शॉर्टकट में सोम, इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। देयर आर डिफरेंट नेम फॉर दिस सब्जेक्ट। तो मैं सारे आपको बता दूं क्योंकि कई बार इंटरव्यू में आपसे सोम के कई सारे नाम ही पूछ लेता है, तो उसके ढेर सारे नाम है। आप देखना कि सोम सब्जेक्ट को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे नामों से जाना जाता है, और इसलिए आप भले ही ना जानते हो लेकिन आज के बाद जान जाओगे। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। कई लोग जानते होंगे मॉस नाम से भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, सी सब्जेक्ट को बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। इसी सब्जेक्ट को हम बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ इलास्टिक बॉडीज। Once again there is one more name, mechanics of deformable body। या बॉडीज भी लिख सकते हैं। और माय डियर, इसी सब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कई ढेर सारे इसके नाम हैं, तो जल्दी से इनके नाम नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि वेटेज कितना है फॉर योर एसएससी एग्जाम। सो माय डियर, जल्दी से ये नोट करिए इसके ढेर सारे नाम, फिर आगे बढ़ते हैं। सुलभ। नाम वगैरह हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह किसी और दिन देखेंगे। आज शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट की। अपने बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट माय नेम एंड ऑल। आई थिंक अब साउंड ओके होगा विपिन। तो जल्दी से इन सारे सब्जेक्ट को जो है ना सोम के नाम से ही जानते हैं। अनुज कुमार, आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली सेंटर से आपकी क्लास चल रही है। तो ये कई सारे स्टूडेंट पहली बार कोचिंग क्लास पढ़ रहे हैं, या कई सारे स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। सो कोई चिंता की बात नहीं है। बस माय डियर, एक चीज़ का ध्यान रखना आप, रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। आपको हर दिन रिवाइज करना है जो मैं पढ़ाऊँगा। हम स्पीड को एक नॉर्मल स्पीड रखेंगे, एवरेज स्पीड रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यार देखो, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी होगी। तो आपके ऊपर है, आप रिवाइज करो, पुरानी ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, ओल्ड ईयर की वर्कबुक लगाओ, ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, वर्कबुक लगाओ, आप काम कंप्लीट होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो बिल्कुल कंप्लीट होगा। क्या नोट हो गया यहाँ तक? अंकित कुमार, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इज द डिफरेंट सब्जेक्ट, दैट इज द एडवांस वर्जन ऑफ सोम, TOS जो बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। और ऐसे ही मैकेनिकल वाले जो है ना, वो मशीन डिज़ाइन पढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंट सब्जेक्ट। TOS नहीं है इसका नाम, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ, आपको सिलेबस में एक साथ दोनों दे दिए जाते हैं कि सॉलिड मैकेनिक्स एंड
थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, नो ऐसा नहीं है, वो सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा एडवांस वर्जन है इसका सोम के बाद। ठीक है, हो गया। चलिए वेटेज देख लेते हैं इसका। सो इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या ऑब्जेक्टिव में बोलें तो पहले मैं मैकेनिकल और सिविल दोनों का वेटेज बता देता हूँ। तो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो सिविल इंजीनियरिंग में देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब एक एवरेज आप 7 क्वेश्चंस तो मान ही सकते हैं। मैं पर्टिकुलर सोम की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर से 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहा हूँ। ऑब्वियसली थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इसका एडवांस वर्जन है, तो कोई कंफ्यूजन मत रखिए। हम लोग सोम को स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पे सोम को पढ़ेंगे। और यही बात मैकेनिकल इंजीनियरिंग की करी जाए तो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में थोड़ा सा कम, एक क्वेश्चन कम आता है, 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर कॉन्वेक्टिव एग्जाम की बात करिए या जिसे आप मेंस भी बोल सकते हो, तो मेंस में अप्रोक्सीमेटली सोम से 60 मार्क आपको मिलेंगे, मिनिमम 60 मार्क। कभी कभी 70 भी होता है, 80 भी होता है। ओके, और सिमिलर वेटेज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो, सो अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क यहाँ भी मिलेंगे। मैं बार बार रिपीट कर दूं, मैं सब्जेक्ट के एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं TOS की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मशीन डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। हम अपने सोम की वेटेज की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा वेटेज है माय डियर। जल्दी से वेटेज लिख लीजिए, फिर हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट पढ़ेंगे और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। देखिए सब कुछ नहीं सीखना है, हमें इतना सीखना है कि एग्जाम हमारा निकल जाए, और लिमिटेड टाइम में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। बस माय डियर आप ध्यान रखना, आप बार बार रिवाइज करते रहना, हर दिन रिवाइज करके मिलना, कोई डाउट ही नहीं आएगा। ठीक है, नोट डाउन। यस अंकित कुमार, यस सुलभ, यस। तो भाई आपको ऐसा करना है कि आप अपने अपनी इंजीनियरिंग का वेटेज लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिविल वाले मैकेनिकल का लिख के बैठ जाओ, मतलब ये पूरा नहीं नोट करना है। पता चला कि मैकेनिकल वाले दोनों लिख के बैठे हैं, सिविल वाले भी दोनों लिख के बैठे हैं। अरे भाई आप अपनी ब्रांच का लिख लो। मैंने तो दोनों लोग हैं ना यहाँ पे, इसलिए मैंने दोनों को बताया। कमाल करते हो, पूरा यही टिप दियो। यस यस, यहाँ पे मोस्टली सिविल के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, बट 22-25 स्टूडेंट मैकेनिकल के भी हैं। सिविल के अप्रॉक्सीमेटली 300 स्टूडेंट हैं आई थिंक। तो सिविल ज़्यादा है, पर कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट इज कॉमन, तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैकेनिकल हो या सिविल हो, सोम थोड़ा ना बदल जाएगा। ठीक है, हो गया भाई। चलिए अब हम थोड़ी सी बेसिक बातों को समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, नाम सुना है आपने मैकेनिक्स? यस। तो मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स को माय डियर 3 डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है। मतलब मैकेनिक्स को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। बिल्कुल, कौन से 3 भाग भाई? एक है मैकेनिक्स ऑफ
रिजिड बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप मान लो कि रिजिड बॉडी वो है कि जिसमें हम लोग कभी फोर्स लगाएं, लोड लगाएं, कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, उसकी शेप चेंज ना हो। ठीक है। दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, जिसे हम सोम बोलते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। तीसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स। तीसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। तो माय डियर देखो, ये सब्जेक्ट भी आप पढ़ते हो, पहला वाला इसे बोलते हो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है। ये तो पढ़ते ही हो, इसी को आप बोलते हो सोम। ये हमारा सब्जेक्ट है, यही हम पढ़ने वाले। और ये भी हम पढ़ते हैं, इसको हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूअस deformable bodies, continuous deformable bodies। मतलब यहाँ पे क्या है ना, जैसे फ्लूइड है यार, फ्लूइड में आप हल्का सा लोड लगाओगे, वो लगातार फ्लो होता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, लगातार डिफॉर्मेशन ही होते जाएंगे। यहाँ लोड लगाने से कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। खैर ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम यहाँ हैं। तो हमारे सब्जेक्ट में क्या होगा, जब भी हम लोड अप्लाई करेंगे ना, बॉडी हल्का सा डिफॉर्म होगी। डिफॉर्म होने का मतलब है कंप्रेस होगी या टेंस होगी, या अपनी शेप को है ना चेंज करेगी, स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन अभी नहीं जानते, आगे चल के सीखेंगे हम लोग, लेकिन डिफॉर्म होगी, हल्का सा डिफॉर्म होगी। ऐसा नहीं कि होता ही चले जाएगा, यहाँ होता ही चला जाएगा, यहाँ होगा ही नहीं। ये मैकेनिक्स है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। पर हमारे सब्जेक्ट में हम लोग डिफॉर्मेशंस को डील करेंगे, माइनर से डिफॉर्मेशंस होंगे। ऐसा थोड़ा ना कि बहुत सारा कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ, जैसे 1 मीटर की कोई चीज़ है, तो अगर प्रेस किया तो हो सकता है 1 mm का डिफॉर्मेशन आ जाए। बहुत माइनर से डिफॉर्मेशंस होते हैं, जल्दी से नोट करिए इसको। मैकेनिक्स वर्ड का मतलब क्या है, मैकेनिक्स की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज द साइंस ऑफ। मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पे कि इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी एंड फोर्सेस, science of energy and forces and its effect on the bodies and its effect on bodies। मैकेनिक्स की भी डेफिनेशन लिख लो आप कि हम डील करेंगे फोर्सेस को, एनर्जी को और उनसे आने वाले इफेक्ट को। वही तो मैं कह रहा था, जब आप फोर्सेस लगाओगे, एनर्जी लगाओगे, यहाँ डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, ये मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे। लेकिन यार इतना तो आप जानते ही हो कि जब आप फोर्सेस लगाओगे, एनर्जी दोगे, डिफॉर्मेशन होगा नहीं तो कुछ तो होता है माय डियर, डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉडी मूव करती है, एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी आती है इस सब्जेक्ट में। यहां हमारे में लोड लगाओगे, एक्सेलरेशन वगैरह नहीं आता, वेलोसिटी वगैरह नहीं आती,
डिफॉर्मेशन आता है, स्ट्रेस आती है, स्ट्रेन आती है। मैं एक अंतर लिखवा देता हूँ, एक डिफरेंस लिख लेंगे अभी इनमें। पहले आप इतना लिखो जल्दी से, बहुत तेजी से लिखना है आपको। ऑलमोस्ट 40 to 45 आवर्स वी रिक्वायर्ड फॉर दिस सब्जेक्ट। और आज की टाइमिंग रहेगी हमारी टिल 1 PM, 1 बजे तक लेंगे आज क्लास को, ठीक है। एक ब्रेक भी देंगे छोटा सा। पर ये सब चिंताएं आपको ज़्यादा रहती हैं, क्लास कितने बजे तक चलेगी, सब्जेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो भाई अपने काम से काम रखो आप, डोंट वरी। क्या मैकेनिक्स वर्ड का मतलब क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं भाई? नोटेड, गुड। लास्ट 1 मिनट बहुत तेजी से लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये सब्जेक्ट ही डिफरेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स, लेकिन थोड़ा इन दोनों में कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो हम लोग एक डिफरेंस लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेता है। तो एक डिफरेंस लिख लेते हैं हम लोग, एंड डिफरेंस लिखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग को शॉर्टकट में हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। और सोम या सॉलिड मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ढेर सारे नाम तो बता ही हैं आपको, ठीक है। एक डिफरेंस लिख लेते हैं, तो जो छोटे मोटे कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसका थोड़ा पार्ट ही डिफरेंट है, इन दोनों से वो पूरी तरह से अलग है। इसलिए भाई डिफरेंस तो हम उनमें लिखेंगे ना जिनमें कुछ कुछ मिलता जुलता हो, ठीक है। तो इनमें हम डिफरेंसेस लिखते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं और मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। देखिए इसकी डेफिनेशन तो हम बात कर ही चुके हैं कि ये स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बेसिक डेफिनेशन है स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। पहला डिफरेंस क्लियर है। दूसरा माय डियर एक चीज ध्यान रखिए आप, कि दूसरा डिफरेंस ये है कि इस सब्जेक्ट में हम लोग जब फोर्सेस लगाएंगे तो उनसे एक्सेलरेशंस आएंगे, वेलोसिटी आएंगी। फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे, F बराबर ma लगाएंगे, ये ढेर सारे फॉर्मूले लगाएंगे। मतलब यहां हम बोल सकते हैं कि हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस की, ठीक है। पर यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे, भाई यहां पे फोर्सेस लगाओगे तो बॉडी के अंदर है ना स्ट्रेस आएगा, उसके अंदर कुछ जो होगा वो पढ़ने वाले हैं। मतलब सोम सब्जेक्ट को लेके एक चीज आप फील कर लीजिए आज के बाद, कि सोम सब्जेक्ट में हम लोग बॉडी के अंदर क्या होने वाला है, मटेरियल के अंदर क्या होने वाला है, उसकी एनालिसिस करते हैं। मतलब सिंपल भाषा में स्टडी ऑफ इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस की स्टडी करेंगे, ठीक है। यहां पे अब अगर एक्सटर्नल फोर्सेस लगाओगे तो यहां पे वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। यहां ऐसा कुछ नहीं आता है हमारे सब्जेक्ट में, है ना। हमारे सब्जेक्ट में मतलब यहां पे हम जब भी फोर्सेस लगाएंगे बॉडी मूव नहीं करेगी, वेलोसिटी नहीं आएगी, एक्सेलरेशन नहीं आएगा, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा। यहां पे जब हम फोर्सेस लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी आएगा, अंदर कुछ नहीं होगा क्योंकि रिजिड है ना वो। यस, तो अगला डिफरेंस ले सकते हैं स्टडी ऑफ वेलोसिटी
एक्सेलरेशन ऐसे ही लिखते हैं शॉर्टकट में एक्सेलरेशन को। जब आप मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ भी कई बार लिखोगे भाई, हर बार पूरा वर्ड थोड़ा ना लिखते हैं नोट्स में, एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है। हैंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक दो दिन में फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, कुछ शॉर्टकट कुछ राइटिंग में हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन एक दो दिन में आपको हैबिट हो जाएगी, सो नो नीड। यहाँ पे देखो समझ ही गए होगे, स्टडी ऑफ, ये सब नहीं आता है यहाँ पे, स्टडी ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। और एक लास्ट और लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे एक बॉडी, एक एग्जाम्पल लेता हूँ शॉर्टकट में आपको समझाने के लिए। इसमें जब मैं फोर्स लगाऊंगा F और इसकी लेंथ L है, L इज द लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ L है, फोर्स लगाया मैंने, और ये है एट टाइम 0 समय पे। अब कुछ देर बाद जब इसे आप देखोगे तो इसकी लेंथ L ही रहेगी, ठीक है। एट टाइम t, मतलब यहाँ कोई लेंथ में, विड्थ में, लेंथ का एग्जांपल मैंने ले लिया, पर विड्थ भी ले सकते हैं, थिकनेस भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ कुछ चेंजेस नहीं होगा। पर यहाँ क्या होगा, कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, कुछ एक्सेलरेशन आ चुका होगा, ऊपर लिख तो दिया। पर यहाँ क्या है ना, यहाँ पे बॉडी हमारी मूव नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अगर बॉडी मूव नहीं कर सकती है तो आप 99% केसेस में एक चीज देखना, 99% केसेस में हमारे सब्जेक्ट में, 99% हमारे सब्जेक्ट में बॉडी फिक्स होती है किसी एक साइड से, किसी एक जगह से, 99% केसेस में। 1-2% नहीं भी फिक्स होती है तो क्या करते हैं ना, दोनों तरफ से बराबर लोड लाते हैं। बॉडी मूव नहीं कर सकती हमारे सब्जेक्ट में। हमारे सब्जेक्ट में कभी मत सोचना कि बॉडी मूव करके एक्सेलरेट हो गई, आगे बढ़ गई, दूर भाग गई, यहाँ चली गई, एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, जैसे बॉडी है, इसमें फोर्स लगाया, इसकी लेंथ L है, एट टाइम 0, थोड़ी देर बाद जब हमने फोर्स लगने के बाद देखा इसको, तो इसकी लेंथ कुछ L डैश हो गई, लेंथ चेंज हो गई F फोर्स से, स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन इतना तो यार जानते ही होंगे कि चेंज इन लेंथ हो गया, उसी चीज को हम स्ट्रेन कहते हैं। शॉर्टकट में आप ऐसे ही समझ सकते हो, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जल्दी से ये लिख लो, फिर आगे की बात करते हैं, और कोई डाउट हो तुरंत पूछो। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी से। तो ये एक डिफरेंस हो गया, मैकेनिक्स और सोम में क्या अंतर है।
See Teja, I will explain important concept in English also, don't worry. Okay, so listen carefully. If you have any doubt, you can ask. But it is not possible to explain each and every concept in English only, because some students are from Hindi belt, so we go through the mixed language, so don't worry. But important concept I will explain in English also. अर्षद शेख, अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी. सो डोंट वरी, देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक. सो आगे का कुछ मत सोचिए, सीक्वेंस से पढ़िए. सिमरन सिंह, एग्जाम में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आता है सोम का फॉर योर ऑब्जेक्टिव, एंड फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन न्यूमेरिकल विल बी देयर. ऑब्जेक्टिव में थ्योरी ज़्यादा आती है सोम की, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल नहीं आते सोम से. ओके, ऑल डन. ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट द सब्जेक्ट. सो अब हम सब्जेक्ट को शुरू करते हैं माय डियर. तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जबरदस्त. फर्स्ट चैप्टर में जबरदस्त थ्योरी है माय डियर. सो इट इज द बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. मतलब पहला जो चैप्टर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरा थ्योरेटिकल है, जिसे हम आज लगभग खत्म कर देंगे. 90% सोम जो है ना, आज के इसी चैप्टर पे डिपेंड करता है. मतलब हमेशा इसका यूज जरूर आएगा और बहुत सारे कंफ्यूजन भी आपके क्लियर होंगे जो आपने अभी तक पढ़ा होगा, कहीं से थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा. सो माय डियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो थ्योरेटिकल चैप्टर है, हो सकता है थोड़ा बोर हो आप, हो सकता है थोड़ा याद करना पड़े, बट माय डियर पूरा सोम इस चैप्टर पे डिपेंड करता है. मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग इस सब चैप्टर का नाम समझ गए होंगे, इस टॉपिक का नाम समझ गए होंगे. नहीं भी समझे तो मैं समझा देता हूँ. इसे बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी थोड़ा ना. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. अच्छा, ऐसा मत समझना कि ये मैकेनिकल का टॉपिक है, ना ना ना. दिस इज द चैप्टर नेम, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. और यहीं से हर बार आप देखना, मतलब जब तक हम सोम पढ़ेंगे ना, हर दिन इस चैप्टर का जरूर यूज आएगा. थ्योरेटिकल है, थोड़ा बोरिंग है, पर माय डियर ज्यादातर क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, पूरा सोम भी यहीं से. मतलब बिल्कुल अब सीट बेल्ट मान लो, बी रेडी. यहां से अब आपको पूरा ध्यान देना है, एक एक चीज को ध्यान से समझना है. ओके, ओके, आई विल डिक्टेट द सिलेबस, डोंट वरी. पर अब सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, लास्ट में हम सिलेबस लिखवा देंगे. सिलेबस भी मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी. अब सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है तो टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं. पर सिलेबस लिख लेंगे, वो तो लिखा ही है, आप नेट पे सर्च करो मिल जाएगा. पर मैं यहाँ भी लिख दूंगा सारे टॉपिक्स. पर इस चैप्टर को अब खत्म हो जाने दो, ठीक है. शुरू करें. ओके, अब पहले मैं लिखवा देता अगर आप बोलते, कोई बात नहीं. पर पढ़ना ही है हमें, सारे टॉपिक पढ़ने हैं, सो डोंट वरी. लेट्स स्टार्ट. ओके, शुरू करें, ठीक है.
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज टेंशन टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील. माइल्ड स्टील को हम लोग शॉर्टकट में एमएस लिखा करेंगे. ठीक है. सो टेंशन टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील. सो माइल्ड स्टील पे हम लोग टेंशन टेस्ट करने वाले हैं. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाई माइल्ड स्टील. तो बहुत सिंपल आंसर, कई बार इंटरव्यू में पूछ देता है कि माइल्ड स्टील पे ही क्यों किया. भाई पहला टॉपिक पढ़ रहा हूँ, माइल्ड स्टील पे पढ़ रहा हूँ. ठीक है. टेंशन टेस्ट करने वाले हैं, माइल्ड स्टील पे करने वाले हैं, पर माइल्ड स्टील पे ही क्यों, मतलब यही क्यों पढ़ा, किसी और मटेरियल का क्यों नहीं पढ़ लेते. सो व्हाई नॉट टू स्टडी फॉर एल्यूमिनियम, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर माइल्ड स्टील ओनली. सो एक क्वेश्चन इंटरव्यू में कई बार पूछता है कि व्हाई माइल्ड स्टील. तो बहुत बार पूछा गया इंटरव्यू में, गेट में भी पूछा गया है, ईएसई में भी पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है. ठीक है. तो माइल्ड स्टील पे ही क्यों, उसका पहला वजह जो है, जो पहली इंपॉर्टेंट वजह ये है कि अल्फा. अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे चल के हम इसको भी पढ़ेंगे, पर एक हिंट के लिए आप जान लो कि जब भी किसी बॉडी में या मटेरियल में आप हीट दो तो उसको गर्म कर दो. सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन सिंपल वर्ड. सो देयर विल बी अ चेंज इन लेंथ. सो व्हेन यू प्रोवाइड हीट, जब आप उसको गर्म करते हो, जनरली बॉडी की शेप जो है, उसकी लेंथ जो है, विड्थ जो है, थिकनेस जो है, इंक्रीज हो जाती. तो उसी को ये बताता है कि फॉर पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हाउ मच लेंथ विल बी चेंज. डेफिनेशन मत लिखो, आगे चल के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. अभी तो बस नाम आया है ना, कहीं और टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब आ गया तो नाम बता दिया. पर इतना याद रखो, अल्फा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. हमें ये बताता है, इट इंडिकेट्स अबाउट द चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. टेम्परेचर कम करोगे लेंथ कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगी. ओके. तो वजह क्या है कि अल्फा माइल्ड स्टील का लगभग बराबर होता है कंक्रीट के. लगभग बराबर होगा कंक्रीट के. ठीक है. दूसरी वजह क्या है? हाईली डक्टाइल मटेरियल. डक्टाइल मटेरियल भी है, ठीक ठाक डक्टाइल है. हाईली का मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड, लिखेंगे आगे. ठीक है. पर डक्टाइल है. अब डक्टाइल क्या होता है ये सब आगे आएगा यार, अभी तो शुरू हुआ है टॉपिक, तो आगे की बातें मत सोचो, आप सीक्वेंस से चलते हैं और सब कुछ आएगा. ओके. अगला ये है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है कि ये इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन. पर अप्रोक्स लिखना जरूरी है, मतलब एग्जैक्टली बराबर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. ठीक है. और मैं बता भी देता हूं, अगर बहुत अंदर की बात करें तो मोर स्ट्रॉन्गर
कंप्रेशन। मतलब कंप्रेस करते समय ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हाँ लगभग बराबर होता है। और आखिरी बात यह है कि ई होता है यंग्स मॉडुलस, आगे चल के इसे ही पढ़ेंगे। ये होता है यंग्स मॉडुलस। तो ई जो है इसका टेंशन में बराबर होता है ई कंप्रेशन। शॉर्टकट में कंप्रेशन को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। पर ध्यान रखना ई हर मटेरियल का आपस में बराबर नहीं होता है, मतलब नॉट वैलिड फॉर ऑल मटेरियल। मतलब हर मटेरियल का ई होता है यंग्स मॉडुलस। क्या होता है आगे पढ़ेंगे, पर कुछ लोग जानते होंगे इसलिए मैं बताता चलता हूं। मतलब ये हर मटेरियल के लिए बात नहीं कर सकते, अगर माइल्ड स्टील है तो ये सही है, ठीक है, नोट कर लीजिए इन बातों को। अच्छा एक और पॉइंट है कि आसानी से मिल जाता है, आसानी से वेल्ड हो जाता है, आसानी से मिल जाता है, आसानी से वेल्ड हो जाता है। easy to weld, cheaper, तो ये सारी वजह है कि हम लोग टेंशन टेस्ट माइल्ड स्टील पे करते हैं। इसी को रेफरेंस बनाया गया, पता इसी के रिजल्ट्स को हम लोग सोम में बहुत सारा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नोट करिए। ये अल्फा एमएस का मतलब है अल्फा माइल्ड स्टील का अल्फा बराबर होता है किसके, कंक्रीट के। तो माइल्ड स्टील को पढ़ के एक आइडिया कंक्रीट के बारे में भी लग जाता है, ठीक है। और यार सिविल वाले तो जानते ही होंगे ना यार, ज्यादातर कंक्रीट का ही वर्क हमें करना है, इसलिए माइल्ड स्टील पे कुछ पढ़ाई कर लो, वो कंक्रीट के लिए भी काम आ जाएगी। ये फोम और स्ट्रक्चर अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग पढ़ाए जाएंगे। माइल्ड स्टील इज मोर स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन, मतलब कंप्रेस करने से और पुल करने से, कंप्रेस करते समय हमें लोड ज्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। आगे चल के इसके बारे में देखेंगे, लेकिन ये तो फैक्ट है ना, इसमें कैसे क्या होता है। अल्फा माइल्ड स्टील और अल्फा कंक्रीट बोथ आर सेम, कैसे? अरे भैया भगवान ने इसे बनाया। इस चैप्टर का नाम क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। कैसी प्रॉपर्टी है, मतलब ईश्वर ने, गॉड ने मटेरियल को कैसे बनाया, मैंने नहीं बनाया। क्यों माइल्ड स्टील को कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है, भगवान ने इसे बनाया। हाँ हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों है, ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ से ये सब आ गया, ये तो भैया भगवान ने चीजें बनाई हैं, हमें तो बस उनके बारे में जानना है। चैप्टर का नाम पढ़ो ना यार, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मतलब एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में आप मुझसे ये कभी मत पूछना कि सर ऐसा ही क्यों हुआ या ऐसा कैसे हो गया।
क्योंकि भैया भगवान ने इसे बनाया, भगवान ने मटेरियल को ऐसे ही बनाया। तो बिल्कुल दिमाग को हल्का छोड़ दीजिए, भगवान के बनाए हुए मटेरियल को हम लोग समझ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। जितना ज्यादा जानोगे तभी तो आगे की पढ़ाई कर पाओगे। तो भगवान ने इसे ऐसा ही क्यों बनाया ये नहीं कोई बता सकता, ये तो भगवान से पूछो। हाँ, हम उसके बारे में जान के और चीजों की पढ़ाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में पढ़िए आप, ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाइए। मैं आपको बताऊंगा कहाँ आपके कॉन्सेप्ट यूज होने, किन टॉपिक्स पे में ज्यादा ध्यान देना है। भाई ये तो बेसिक है ना यार, भगवान ने मटेरियल कैसा बनाया ऐसा ही बनाया। यस, चीपर। चीपर मतलब सस्ता, महंगा नहीं। ओके, आ जाते हैं भाई अब माइल्ड स्टील के टेंशन टेस्ट पे। ठीक है, क्या करने वाले हैं ध्यान से सुनिए। माइल्ड स्टील के टेंशन टेस्ट को समझते हैं। माइल्ड स्टील का हमने एक कंपोनेंट लिया लाइक दिस। लाइक दिस, ओके। माइल्ड स्टील का ये कंपोनेंट हमने उठा लिया। इस कंपोनेंट में यहां पे होते हैं थ्रेड्स, ठीक है। इसका एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। यहां होते हैं थ्रेड्स, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। स्टैंडर्ड को शॉर्टकट में कई बार यूज होगा, एसटीडी लिख दिया करेंगे, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड स्पेसिमेन लिया मतलब माइल्ड स्टील का एक ये टुकड़ा हम लोग ले आए, ठीक है। अब ये थ्रेड वेट क्यों बनाए बताता हूं, वीडियो में देखेंगे समझ में आ जाएगा। और इसमें हमने इस लेंथ को मार्क कर लिया, L0 बोल सकते हैं या LI बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब शुरुआती लेंथ। इस LI को बोलते हैं हम लोग गेज लेंथ। क्या बोलते हैं? गेज लेंथ। ठीक है। अब ये गेज लेंथ कितनी भी हो सकती है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, मतलब ये टुकड़ा बना लाए हम, ठीक है। अब इस टुकड़े के साथ हमने क्या किया कि इसके थ्रेड्स को और इधर वाले थ्रेड्स को वी फासन दीज थ्रेड इनटू यूटीएम मशीन। हमने इन थ्रेड को यूटीएम मशीन मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में फंसा दिया, ठीक है। अरे कुछ नहीं यार, जैसे मेरे हाथ है ना, मेरे हाथ में यहाँ थ्रेड कस दिए और इधर वाले थ्रेड इधर कस दिए, बस। यूटीएम मशीन कुछ नहीं होता, वो पुल करती है। ये स्पेसिमेन, मान लो ये स्पेसिमेन है, यहाँ थ्रेड लगा दिए कस दिए, यहाँ थ्रेड लगा दिए कस दिए। अब यूटीएम मशीन ने इसको दोनों तरफ से पकड़ लिया। थ्रेड्स आर टाइटनिंग with UTM machine and both side of UTM machine are pulling this object in opposite direction. This hand pulling this direction, this hand pulling in this direction. So my dear, मतलब अब इस पे एक फोर्स लगने वाला है। UTM मशीन इसको P से इधर उधर खींच रही है, ठीक है। यूटीएम मशीन इसको P से पुल कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, कैन यू फील कि जब यूटीएम मशीन इसको पुल करेगी
तो ये ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। थोड़ा मैं बनाता हूं, फिर एक वीडियो भी देख लेंगे, पहले समझ लेते हैं फिर वीडियो देखेंगे, तो इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अच्छा, एक चीज और समझ रहे होगे कि डायमीटर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो नया स्पेसिमेन कुछ ऐसा दिखेगा, यस ना। कैन यू फील दिस? न्यू लेंथ इज दिस वन, LF, और LF को बोल सकते हैं फाइनल लेंथ। सो LI इज द लेंथ नोन एज गेज लेंथ, और आप सीधी भाषा में कह सकते हैं LI लेंथ तब है जब लोड इज नॉट अप्लाइड। व्हेन लोड इज अप्लाइड, लेंथ विल चेंज टू LF। ऑब्वियसली, कैन यू फील दिस एरिया? Initial area is, let's suppose, AI, and final area is A0. So AI is initial area, A0 is final area। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आप इतना तो यार कॉमन सेंस है ही कि हम ये लिख सकते हैं LI इज द लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन विदाउट लोड, AI is the area of component without load. Obviously, after applying the load, the length will change to LF and area is changed to, yes, area is changed to A0। पहले तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बस अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हम लोग एक प्लॉट बनाने वाले हैं, एक ग्राफ बनाने वाले हैं, और वो ग्राफ को हम लोग बनाने वाले हैं कुछ ऐसे कि जिसकी वर्टिकल एक्सिस में और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग प्लॉट करेंगे लोड को, पी को। लेकिन माय डियर, एक चीज ध्यान रखो, हमारे सब्जेक्ट में हमने पहली बात लिखी थी, इट इज नॉट द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल फोर्सेस। सो ऑब्वियसली एक बात बताओ, व्हेन वी अप्लाइड लोड P, अगर हम P से बॉडी को खींचेंगे तो उसके अंदर से रेजिस्टेंस भी कितना आएगा? P। P से बॉडी को पुल करोगे तो अंदर से रेजिस्ट भी कितना होगा? P। तो ऑब्वियसली हम लिख जरूर यहाँ P रहे हैं, लेकिन ये P ये वाला P नहीं है, ये P इसके अंदर वाला P है। मैं लिख भी देता हूँ, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं इस P का मतलब है लोड, ना, इस P का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली इसी भी बात है यार, होंगे दोनों बराबर ही। अगर बॉडी फेल नहीं हो रही ना, तो अंदर से रेजिस्टेंस, जैसे सोचो आपको कोई रस्सी से खींचे, इफ समवन पुल टू यू विद द हेल्प ऑफ अ रोप एंड वो P लोड अप्लाइड करे और आप उसको रोक लेते हो, सो द फोर्स अप्लाइड बाय यू इज ऑल्सो इक्वल टू P। सो ये P ध्यान रखना, ये P लोड नहीं होता है, ये P होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। ओके, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग प्लॉट करने वाले हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब है डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर अपन ने पुल किया तो लेंथ में कितना चेंज आया। ऑब्वियसली डेल्टा इज नथिंग बट LF माइनस LI। डेल्टा का मतलब क्या होगा? LF माइनस LI। कितना लेंथ चेंज हुई, उसी को तो डिफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, अब आप एक काम करो, पहले स्पेसिमेन बना लो।
बड़ा सा प्लॉट बनाएंगे हम लोग, आपको पूरी कॉपी में बड़ा सा प्लॉट बनाना है, फिर मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, प्लॉट बनाते हैं और फिर उससे जुड़े हुए सारे इफेक्ट को बढ़िया से लिखते हैं, और आप देखना कितने सारे क्वेश्चन आए हैं यहाँ से आपके एसएससी में, बहुत सारे क्वेश्चन आए। इवन एसएससी छोड़ो, गेट में ईएससी में भी यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग उस लेवल का पढ़ लेंगे कि एसएससी क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़ा दोगे आप। नोट करो, अंकित स्टील स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, पता नहीं कहां कहां से पढ़ लेते हो। भैया जिनको कोई डाउट हो पूछते रहे ना। ओके, सो ए नॉट को हम लोग ए एफ भी लिख सकते हैं, फाइनल एरिया, क्योंकि अपन ने इसको एल एफ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ए नॉट लिखो, ए एफ लिखो, ठीक है। चलो ए एफ कर देते हैं, ए एफ इज द फाइनल एरिया। भाई किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ लो, क्योंकि आगे चीजें इसी से जुड़ी। फाइनल एरिया को हम लोग ए एफ लिख सकते हैं या ए नॉट, जो नाम देना है, नाम ही तो है, कुछ भी दे दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये P इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है, दैट इज नॉट द लोड, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्सेस। नोटेड, ठीक है।
अब हम ये प्लॉट बनाने वाले हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। ऑब्वियसली यार पूरा चैप्टर ही एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। क्या करने वाले हैं पहले ये समझ लो। इसको किस पे फंसाया था? यूटीएम मशीन पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। कैसे फंसाया था वीडियो दिखाता हूं अभी, जस्ट बाद में बात करेंगे। और अब यूटीएम मशीन क्या करेगी? यूटीएम मशीन विल इंक्रीज द लोड P. So when UTM machine increase the load P, AF will continuously decreases, LF will continuously increases। मतलब जैसे ही लोड लगाया तो LF बढ़ता जाएगा, या क्या तो डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। LI तो कांस्टेंट है, इनिशियल लेंथ, बढ़ता जाएगा और एक समय ये टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक इन 2 पार्ट्स। तो जब हम लोड लगाएंगे कंपोनेंट पुल होगा, और पुल होते 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 फाइनली इट विल ब्रेक इन 2 पार्ट्स। उसके बीच में क्या क्या हुआ, मतलब जीरो लोड से मैक्सिमम लोड अप टू फ्रैक्चर, ब्रेक इन 2 पार्ट्स इज नोन एज फ्रैक्चर। उसके बीच में क्या क्या हुआ उसे हम यहां प्लॉट करेंगे। और यूटीएम मशीन में टेस्ट कैसे होता है पहले मैं वो आपको वीडियो से दिखा देता हूं, और फिर मैं वही प्लॉट यहां बना दूंगा, क्योंकि वो देखो कैसे बनता है, वो उस यूटीएम मशीन से ही बन जाता है। आजकल ऑटोमेटिक यूटीएम मशीन होती, कंप्यूटराइज होती, उनसे बन जाता है। मैं भी बना दूंगा, फिर मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। ओके माय डियर, तो जल्दी से एक वीडियो देखते हैं फिर आगे की बात करते हैं। 1 मिनट दीजिए, मैं केबल कनेक्ट कर दूं। Okay, so finally let's start with the video. Okay. Yes. So finally अब आप ध्यान से देखना है, टेंशन टेस्ट को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कैसे होता है। अच्छे से देखिए, मतलब वो मशीन जो मैं बोल रहा था, स्पेसिमेन क्या है, वो थ्रेड कैसे थे, वो देख लो। फिर फैक्ट्स को हम लोग बढ़िया से लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। सो टेंशन टेस्ट विथ यील्डिंग फिनोमेना, और यील्डिंग माइल्ड स्टील में होता है, ठीक है। देखो ये है यूटीएम मशीन, ये वो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। इसने डी नोट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, एल नोट लिखा है, इनिशियल लेंथ है, इनिशियल डाई है, नाम पे मत जाओ। ये थ्रेड बने हुए हैं, ये थ्रेड बने हुए हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, ठीक है। फिर ये क्या करता है, यूटीएम मशीन, देखो ये दिस इज द यूटीएम मशीन, इसको प्रेस किया है इसने तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। इस स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के थ्रेड्स को ये दोनों तरफ लॉक कर देगा। देखो यहाँ लगा है, दिस इज द लॉकिंग डिवाइस, और ऐसे ही ऊपर साइड भी लॉक हो गया। अब ये पूरी तरह से लॉक हो गया है दोनों तरफ, और अब हम जैसे ही प्रेस करेंगे यूटीएम मशीन का ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये पार्ट नीचे जाएगा। अच्छा, ये डिवाइस है जो लेंथ को मीजर करेगी कि अब कितनी है, अब कितनी है, अब कितनी है, क्योंकि आप जानते हो एलएफ लगातार चेंज होगा ना, ठीक है। सो ये देखो लेंथ मेजर करने की डिवाइस भी लगा दी, क्योंकि लोड बढ़ने के साथ साथ लेंथ भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फाइनली अब गौर से देखिएगा। अच्छा, दिस ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाता है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ है, देखो यहाँ पे लोड होगा, यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ठीक है, तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये फोर्स लग रहा है किलो न्यूटन में, ठीक है। और प्लॉट अभी बनेगा, देखो ये फोर्स है, ये एलोंगेशन है, एलोंगेशन का मतलब वही डिफॉर्मेशन है, ठीक है। ये देखो ये प्लॉट बनना शुरू हुआ है, गौर से देखते आइएगा। ऑटोमेटिक होता है, देखो ये बनता जा रहा है, लोड बढ़ता जा रहा है, डिफॉर्मेशन बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है सब। हाँ, इसके रिजल्ट को हमें पढ़ना है,
देखो लोड बढ़ता गया, फाइनली देखो अब लोड बढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा रेजिस्टेंस घटा, लोड नहीं घटा, रेजिस्टेंस घटा, ठीक है। फिर डिफॉर्मेशन एकदम से बढ़ा विथ कांस्टेंट लोड। मतलब भगवान ने इसे ऐसे ही बनाया है, इसके साथ ऐसे ही होता है माइल्ड स्टील के साथ। फिर देखो डिफॉर्मेशन कितना ज्यादा बढ़ा, लोड तो चेंज ही नहीं करना पड़ा, अब लोड बढ़ाना पड़ रहा है तब डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है। लोड इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब एक समय ये ब्रेक करेगा, ठीक है। अब यहां गौर से देखिए, अब यहाँ पे प्लॉट तो बनता जाएगा ऑटोमेटिक। देखो देखो इस एरिया को देखो, ये पतला होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है यहाँ पे, और अब ये ब्रेक कर जाएगा दो पार्टों में। वहीं देखो, यस, और ये पूरा प्लॉट बन के सामने, टेस्ट खत्म, ठीक है। तो ये प्लॉट बन के आ गया, दिस इज द प्लॉट। मतलब माइल्ड स्टील को जब हम लोड बढ़ाते बढ़ाते उसको दो भागों में ब्रेक करते हैं तो लोड और डिफॉर्मेशन के बीच में ऐसा कर्व आता है। तो यही मैं बना देता हूँ और एक एक पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं लौट के अपने टॉपिक पे। ठीक है, ठीक है। सो माय डियर, वही प्लॉट हम भी बना देते हैं। देखो यहाँ लोड था, ये डिफॉर्मेशन था। सो फाइनली इस तरह का प्लॉट आया था हमारा, ठीक है। अब इस प्लॉट को हम लोग कुछ भागों में बांटते हैं क्योंकि हमें हर एक चीज को समझना है, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट को समझना है हमें, ठीक है। तो मैं कुछ खास बातों को देखता हूं और नोटिस करता हूं। सबसे पहले इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। फिर क्या है कि एक और खास पॉइंट है, उसे भी मैं नाम दे देता हूं